what? Overheads. What's the chapter? Overheads. जैसे आपने मटेरियल पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अब आ गया ओवरहेड्स. बेटा ओवरहेड होता क्या है यार? ओवरहेड मींस व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. ओवरहेड इज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दैट इज नोन एज व्हाट? ओवरहेड्स. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉमन है बेटा, होता ही है. प्रोडक्शन के टाइम पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं है. इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. सो ओवरहेड्स अपने को इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो पहले बेसिक मीनिंग याद रखो. See, what is overheads? Overhead refers to ongoing business expenses. Ongoing business expenses जो directly attributable नहीं होगा, मतलब जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है, विच इज रिलेटेड इनडायरेक्टली. नॉर्मल सी बात है, पहले भी देख चुके हो. इसलिए ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, याद रखो. ठीक है. इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो? व्हाट यू कैन से इन शॉर्ट ओवरहेड is any expenses incurred to support the business. Any expenses incurred to support the business while not being directly related to specific product or service. ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये बिजनेस में बहुत सपोर्ट करता है बेटा, इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट करेगा. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये. ओवरहेड्स नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉपरली मेंटेन होगा नहीं सारा एक्टिविटीज आपका. तो ओवरहेड भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, याद रखना, बराबर है, बिजनेस का. सो ओवरहेड याद रखो. अब ओवरहेड में भी क्या है? ओवरहेड में भी आपको याद रखना, जैसे देखो आपने पढ़ा है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस करके. तो अब यहां क्या होगा? ओवरहेड में सब इनडायरेक्ट हो जाएगा. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे आपने पढ़ा था ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, याद है ना? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ओवरहेड्स क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. कॉमन सी बात है. तो ये सब आपको सपोर्ट करता है, राइट है, सपोर्ट द बिजनेस, याद रखना. वाइल भले ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट और सर्विस से, तो क्या हुआ, बट दिस इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट. समझा कि नहीं? सो नॉर्मल है ओवरहेड, सिंपल सा याद रखना. ओवरहेड इज व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी इनडायरेक्ट होगा. तो आपने कॉस्ट शीट किया ना, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा बताया भी था क्या था, इनडायरेक्ट मटेरियल्स का एग्जांपल भी दिया है. इनडायरेक्ट मटेरियल्स में देखो आप, कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स होगा, किधर दिखाते थे इनडायरेक्ट मटेरियल्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, है ना? बराबर है. डायरेक्ट मटेरियल आपका किधर जाता था? प्राइम कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल में, है कि नहीं? तो ये सब आपको याद रहना है, याद रखना है. ये सब पहले भी कर चुके हो, बेसिक मीनिंग है. चलो, और यहाँ कुछ बेसिक मीनिंग और देख लो शॉर्ट में, कि ओवरहेड्स, अभी ओवरहेड्स पता ही है बेटा, आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल. ये बेटा डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं, इससे डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है नहीं, और एलोकेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर. बराबर है, इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, याद रखना. बराबर है. तो ओवरहेड्स याद रखो सब लोग, इट्स एन व्हाट? इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है. और ओवरहेड्स वेर आल्सो नोन एज, पास्ट में क्या बोलते थे ओवरहेड्स को? कि ऑन कॉस्ट हो गया, बर्डन एटसेट्रा, ये बोल सकते हो. अभी देखो क्या बोलता है इसमें. तो ओवरहेड्स देखो, बेसिक जनरल पहले से पढ़ते आ रहे हो, वही चीज है. बराबर है. एलोकेशन मतलब क्या होता है? एलोकेशन याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. एलोकेशन रहेगा आपको एमसीक्यू में. असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर. क्या? असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर, एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में असाइन करना, इज व्हाट? 4 ऑप्शन रहेंगे. बराबर है. एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन, या अदर कोई भी फोर्थ ऑप्शन हो सकता है. तो याद रखना क्या आंसर रहेगा आपका, उसको क्या बोलते हैं? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. बराबर है. असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर, मतलब डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, डिपार्टमेंट वाइज एक कॉस्ट सेंटर को आप पूरा होल कॉस्ट असाइन कर रहे हो डिपार्टमेंट वाइज, तो उसको बोलते हैं एलोकेशन. जैसे एग्जांपल दिया है, सिंपल एग्जांपल है बेटा, क्या बोल रहा है? लाइक डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. क्या? व्हाट? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन should be allocated to a particular cost center to which it is directly related.
अब भाई जो डेप्रिसिएशन हुआ है मशीन पे उसको किधर अलोकेट करोगे? एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर में अलोकेट करोगे ना, जहां से वो रिलेटेड है। अनरिलेटेड से थोड़ी, अनरिलेटेड जहां वो रिलेटेड ही नहीं है उधर थोड़ी आप डालोगे। जिस डिपार्टमेंट से, जिस कॉस्ट सेंटर से वो रिलेटेड है वही आप उसको अलोकेट करोगे। सो दैट इज व्हाट एलोकेशन। तो याद रखना एलोकेशन का ये मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्या? असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट। याद रख लो सब लोग, व्हाट? असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट directly to a cost center, directly to a cost center, that is what allocation of overheads। या फिर आप इसको बोल सकते हो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट वाइज। याद रखना अलोकेशन। फिर अलोकेशन के बाद एक टर्मिनोलॉजी आपको आएगी अपोर्शनमेंट। क्या? अपोर्शन, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना कोई रेशो में, एक इक्विटेबल बेसिस पे, जैसे 5:3:2 तो उसको अपोर्शन करते हो ना आप, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट मतलब क्या हो गया, ये भी याद रखना, इसका भी मीनिंग एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे भी एमसीक्यू का जमाना चल रहा है अभी, ठीक है। तो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में देखो क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर। व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन सम इक्विटेबल बेसिस, ठीक है। मोर देन वन कॉस्ट सेंटर में आप बांट रहे हो, उसको अपोर्शन कर रहे हो एक रेशियो पे, एक इक्विटेबल बेसिस पे, समझा कि नहीं? एक इक्विटेबल बेसिस पे, राइट? दैट इज व्हाट अपोर्शनमेंट। ये सबका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, डोंट वरी। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिया इधर, एक्सपेंडिचर जैसे हुआ है जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है पर्टेनिंग टू डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो, तो उसको अलोकेट करना है, अपोर्शन करना है टू दैट डिपार्टमेंट। वो अलोकेट तो हो जाएगा उस डिपार्टमेंट में, बट उस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे मशीन्स है जिसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ है, उस एक डिपार्टमेंट में और भी तो मशीन्स है। तो उन मशीन्स में देखो, डिपार्टमेंट में गया मतलब अलोकेट हो गया, डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एलोकेशन। फिर इस डिपार्टमेंट में जितने भी मशीन्स है, वेरियस मशीन्स, उसमें वो क्या हो जाएगा? अपोर्शन। क्या हो जाएगा? वो अपोर्शन हो जाएगा। तो समझो 3 मशीन्स है, तो तीनों मशीन का रेशियो निकाल लो, कौन कौन सा कितना यूज हुआ है। जैसे 5:3:2, अब 10,000 का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, तो 10,000 को 5:3:2 में बाइफरकेट कर दो, तो कितना आएगा? 10,000 को 5:3:2 में बाइफरकेट किया तो जैसे मशीन 1 के लिए आ गया 5,000, 5,000, मशीन 2 के लिए अपॉर्शनमेंट किया तो कितना आ गया? 3,000, एंड मशीन 3 के लिए 2,000। दैट्स इट। यही सब करना है भाई अपने को, समझा कि नहीं? चलो तो एकदम सिंपल है, बट आपका ये क्लियर होना चाहिए एमसीक्यू के लिए। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में दिखा असाइनिंग अ होल आइटम ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली टू अ कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज नोन एज अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। याद रखो। इफ क्या दिखा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर, टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन सम इक्विटेबल बेसिस, तो वो हो जाएगा अपोर्शनमेंट। और बेटा एब्जॉर्प्शन, लास्ट पॉइंट है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एब्जॉर्प्शन मतलब जितने भी ओवरहेड्स है, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स, इधर देखो, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स, ये भी याद रखना है बेटा। सब देखो, सब एमसीक्यू, 3 एमसीक्यू तो डायरेक्ट इधर बन रहा है, याद रखना। 3 क्या, 4 ऊपर वाला भी है, ठीक है, ये वाला नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल ओवरहेड्स, ठीक है। तो अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या हो गया बेटा? चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कॉस्ट सेंटर से सीधा प्रोडक्ट और सर्विस पे चार्ज कर दिया है, दैट इज फाइनल वन, या उसको बोल सकते हो आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो वो सब आपका चार्जिंग हो गया, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे डाल दिया, बराबर है कि नहीं? प्रोडक्ट्स पे अगर आपने चार्ज कर दिया, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे, दैट इज व्हाट एब्जॉर्ब, मतलब एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। तो ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आपको दिख गया चार्जिंग ऑफ ओवरहेड फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें, और कंफ्यूज करने के लिए ये 3 ऑप्शन तो फिक्स है, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, और चौथा मिलेगा, टेंशन मत लो। तो अब उसमें से कंफ्यूज होंगे बच्चे, कुछ ना कुछ लोग एलोकेशन पे टिक मार्क करेंगे, कुछ अपॉर्शनमेंट। तो याद रखना, भूलना नहीं, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स फ्रॉम कॉस्ट सेंटर टू प्रोडक्ट्स और सर्विस क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फिर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन सम इक्विटेबल बेसिस आया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन सम इक्विटेबल बेसिस दिखा तो क्या अपॉर्शनमेंट. और अगर assigning a whole item, assigning what? Whole item of cost directly to a cost center, that is department wise distribution. वो आया तो allocation. याद रखना, भूलना नहीं. Don't forget. Okay? So ये सब बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखना. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इसी का प्रैक्टिकल है आपका. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स में याद रखो, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, देन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. क्या बेटा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. याद रखो, याद रहना चाहिए सबको. क्या? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, सेकेंड वन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. तो बच्चा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स होता क्या है? व्हाट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स? याद रखना. सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स में क्या होता है बेटा? इसमें अपोर्शन करोगे आप, सब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे. प्रोडक्शन ओवरहेड, जितने भी आपके प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको अपोर्शन करना है टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप उसको अपोर्शन कर दोगे. ठीक है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स मतलब क्या? अपोर्शन दी प्रोडक्शन ओवरहेड्स. जो प्रोडक्शन ओवरहेड है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप अपोर्शन करोगे. कैसे करोगे? प्रैक्टिकल लूंगा तो बताऊंगा. ठीक है. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है, ये याद रखना. ये दोनों से एमसीक्यू बनेगा. अपोर्शन दी प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो क्या होगा? 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा. फिर इधर भी ऑब्जेक्टिव बनेगा. अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? रीअपोर्शन. क्या बेटा? रीअपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट. जो कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट का, जो कॉस्ट है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट आया ना, जो आपने अपोर्शन किया होगा, तो सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा कॉस्ट आया होगा. उस सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को फिर से अपोर्शन करना, रीअपोर्शन करना. कौन से डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. कौन से डिपार्टमेंट में बेटा? हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करना है आपको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में. बच्चा, उसी को बोलते सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. याद रखना. तो व्हाट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? आप क्या करोगे? जो भी कॉस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट का, बराबर है, क्या कॉस्ट है जो सर्विस डिपार्टमेंट का, उसको फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन कर दो. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करो, रीअपोर्शन. और वो कैसा करने का है, वो प्रैक्टिकल देखेगा तो ये मालूम पड़ेगा ना रे बाबा. आज से तो पता नहीं चलेगा ना, तो प्रैक्टिकल करेगा ना हम, तो उसमें पर से मैं तुमको बताएगा. टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का बाबा, मैं है ना. ठीक है, तो टेंशन का को लगता है, समझा? चल. सो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? टेंशन लेने का नहीं, आई एम देयर, डोंट वरी. So secondary distribution of overheads is what? Reapportion the cost of service department to production departments on an equitable basis. जो भी equitable basis होगा, जो भी ratio होगा, उसमें आपको बांटना है. So these are the distribution of overheads, जिसमें आपने primary distribution देख लिया overheads का, और secondary distribution देख लिया. Primary क्या हो गया? Apportion the production overheads to different departments. और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? रीअपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन एन इक्विटेबल बेसिस. ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? ओवरहेड्स. तो ये आपके हेड में होना चाहिए, हेड में. समझा? चलो तो आ जाओ. अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स डन.
चलो नेक्स्ट पार्ट, सी। अब बेटा सम आइटम्स मैंने इधर लिया है समझाने के लिए, सम आइटम्स लिया है, जो अपोर्शनमेंट है, बराबर है, अपोर्शनमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, सम आइटम आपको समझाने के लिए इधर दिया है मैंने कि कैसे अपोर्शन होगा, क्या क्या रेशियो है, क्या क्या बेसिस है, बराबर है कि नहीं। तो आओ देखो, सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, सी यू कैन सी हियर, पहला दिया है अपने को, दिख रहा है ना, ओवरहेड्स। फर्स्ट वन, ओवरहेड्स में जैसे रेंट हो गया, या अदर बिल्डिंग एक्सपेंस हो गया, या लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया। तो अगर ये ओवरहेड्स आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल लिए मैंने कि कैसे अपॉर्चुनमेंट होगा, याद रखो। तो रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस या लाइटिंग हीटिंग, ये किससे रिलेटेड होता है, ये पूरा रेंट एरिया से रिलेटेड, एरिया जितना ज्यादा एरिया उतना रेंट, ठीक है। तो इसको किस में अपॉर्शन करना है, फ्लोर एरिया के रेशो में। कौन से रेशो में, जो जितना एरिया है उसके रेशो में आपको अपॉर्शन करना है, समझा। तो ये प्रैक्टिकल जब बताऊंगा ना मैं तो देखेंगे, फ्लोर एरिया के रेशो में, याद रखना। लेकिन उसके बाद सेकंड वन जैसे क्या हो गया, जैसे परक्विजिट हो गया, परक्विजिट पता ही है आपको, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, लेबर के लिए जो भी लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, रिक्रिएशन फैसिलिटी, उनके रिक्रिएशन से रिलेटेड, एंजॉयमेंट से रिलेटेड, एवरीथिंग जो फैसिलिटी देते हो आप, जिसको मनोरंजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज, टाइम कीपिंग, क्या बेटा, टाइम कीपिंग या सुपरविजन। तो अगर ऐसे कुछ भी आइटम दिखे ना आपको ओवरहेड्स के, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो ये पूरा किससे लिंक होता है, परक्विजिट हो गया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हो गया, टाइम कीपिंग, सुपरविजन, ये कितने वर्कर्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके लिए क्या करना है आपको, नंबर ऑफ वर्कर्स का बेसिस लेना है, कितने नंबर ऑफ वर्कर है उसका रेशो बनाओ और उसी रेशो में बाइफरकेट करना है, सब कुछ एग्जांपल्स है। फिर जैसे थर्ड वन, कंपनसेशन टू वर्कर, वर्कर को आप कंपनसेशन दे रहे हो, उसको हॉलीडे पे दे रहे हो, हॉलीडे, हॉलीडे में डबल एल आ गया लगता है, यस यस, एक मिनट, ठीक है, उसको क्या दे रहे हो आप, हॉलीडे पे दे रहे हो, तो डबल एल आ गया है, उसको एक एल करता हूं मैं, ठीक है, यस, ठीक है। सो हॉलीडे पे, राइट, क्या क्या हो गया बेटा, कंपनसेशन टू वर्कर हो गया, हॉलीडे पे हो गया। फिर ईएसआईएस, ईएसआईएस तो पता है, लास्ट लेक्चर में भी देखा था आपने, ईएसआईएस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, या पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो ईएसआईएस याद रखना, ये लो पेड वर्कर्स के लिए होता है, ये भी याद रखो, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ईएसआईएस किसके लिए होता है, फॉर लो पेड वर्कर्स, ठीक है, जिनको मतलब पेमेंट लो रहती है, लो पेमेंट होती है, ठीक है, उनके लिए ईएसआईएस की स्कीम होती है नॉर्मली। तो कंपनसेशन टू वर्कर्स, हॉलीडे पे, ईएसआईएस एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये जो भी ओवरहेड्स आएगा, ये ऑल ओवरहेड्स, बराबर है, उसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या रहेगा, डायरेक्ट वेजेस। उसका बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा बेटा, याद रखना, क्या होगा, डायरेक्ट वेजेस। तो कंपनसेशन टू वर्कर्स हो गया, हॉलीडे पे हो गया, ईएसआईएस या पीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया, ये सब का अपॉर्चनमेंट का बेसिस रहेगा डायरेक्ट वेजेस के ऊपर डिपेंड है, कितना वेज है उसके बेस पे हॉलीडे पे है, उसके बेसिस पे देख रहे हो ना, ईएसआईएस वेजेस के हिसाब से, पीएफ कितना देना है वो भी वेजेस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या कंपनसेशन देना वर्कर्स को वो भी उसके वेजेस के बेस पे आ जाएगा। तो ये सब के लिए आपको क्या लेना है, बेस, डायरेक्ट वेजेस, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा आपका, डायरेक्ट वेजेस। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, सी, depreciation on plant and machinery, repairs and maintenance, क्या बेटा, depreciation on plant and machinery, second one is what, repairs and maintenance of plant and machinery। ये दोनों अगर दिख गया आपको, ये दोनों अगर दिख गया, क्या, depreciation on plant and machinery, repairs and maintenance of plant and machinery, ये दोनों दिखा तो याद रखो, इसको किस पे आप बाइफरकेट करोगे, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होगा बेटा, क्या होगा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, क्या होगा, अपॉर्चनमेंट का बेसिस क्या होगा, अगर डेप्रिसिएशन आ गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया प्लांट एंड मशीनरी का, तो बेटा किसके ऊपर अपॉर्चन होगा, कितना कैपिटल वैल्यू है,
असेट का वैल्यू क्या है उसके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर है। जितना असेट का वैल्यू होगा उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन को बाइफरकेट करोगे, समझा कि नहीं। तो वो कैसे करना है देखेंगे हम लोग। तो ये सब खाली कुछ एग्जांपल्स है, कुछ आइटम्स मैंने दिए, याद रखो ये जनरली यूज्ड आइटम्स है। फिर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, क्या बेटा, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। अब इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, अगर स्टॉक का इंश्योरेंस लेगा तो किस पे आएगा, कौन से बेसिस पे आएगा, स्टॉक वैल्यू पे आएगा ना, और किस पे आएगा भाई, इंश्योरेंस लिया अगर आपने स्टॉक का तो वो कौन से बेसिस में अपोर्शन होगा, स्टॉक वैल्यू, सिंपल। स्टॉक का वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे अपोर्शन होगा, कॉमन। तो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक स्टॉक वैल्यू पे जाएगा। फिर लाइटिंग एक्सपेंसेस, क्या है, लाइटिंग एक्सपेंस। बेटा लाइटिंग एक्सपेंस आया ना, लाइटिंग एक्सपेंस, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया है, लाइट पॉइंट्स का रेशियो दिया है, तो वो लाइट पॉइंट्स पे रेशियो बना लो। और अगर वो नहीं दिया है तो लाइटिंग बताया ना मैंने किस पे जाता है, एरिया पे। जितना एरिया है उसके बेसिस पे लाइटिंग होगा, ठीक है। तो पहले क्या आपको कंसिडर करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है लाइटिंग एक्सपेंसेस में, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अगर वो नहीं है, वो नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, कैसे रेशियो बनाओगे, वो नहीं रहेगा ना, तो फिर आप एरिया के बेसिस पे दे दो। कौन से बेसिस पे, एरिया, एरिया नहीं एरिया, ठीक है, बराबर। फिर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर है। अब भाई इलेक्ट्रिक पावर अगर होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या देखना है आपको, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दिया रहेगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब वो नॉर्मल से बात है, मशीन्स को चलाने के लिए यूज होता है। तो मशीन का जो हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स दिया रहेगा उसके बेसिस पे आपको रेशियो निकाल के बाइफरकेट करना है। क्या करना है, बाइफरकेट, राइट। तो ये जनरली यूज टर्म्स है, ऐसे काफी सारे होते हैं लेकिन ये जनरली यूज टर्म्स है, जनरली यूज अपॉर्चनमेंट है। अब हम लोग सुनो, एग्जाम्पल से हम लोग वो बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट समझते हैं। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन देखो जरा ध्यान देना। केशव लिमिटेड हैज 5 डिपार्टमेंट, सब लोग कैलसी लेके बैठो अपना कैलसी। 5 डिपार्टमेंट्स है, ए बी सी डी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एस जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। 5 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 4 आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 5th वाला सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। अभी आपने थियरी पढ़ा था ना, सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी आपने बाइफरकेट किया, सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शन करना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आएगा तो बताऊंगा। The expenses incurred during the month of March 17 are as follows। चलो ये सारे एक्सपेंसेस है, रेंट है, रिपेयर्स टू प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, सुपरविजन है, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक्स है, रिक्रिएशन है और लाइटिंग है, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस है, सारे ओवरहेड्स है बेटा, ऑल आर ओवरहेड्स। द फॉलोइंग डेटा, सब ओवरहेड्स मतलब सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है ना बेटा सॉरी, सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। The following data are also available in respect of the 5 departments। चलो, तो following data are also available in respect of the 5 departments। क्या डेटा है, 4 डिपार्टमेंट तो आपको दिख रहे हैं, एबीसीडी, और ये एस सर्विस डिपार्टमेंट है। एरिया दिया है पहला इन स्क्वायर फीट, 1400 एरिया, 1400, 1200, 1100, 900, 400। बेटा इससे आप एरिया का रेशियो निकाल सकते हो आराम से, बराबर है। अगर एरिया का रेशियो निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो सबका 20 कैंसिल हो रहा है, तो रेशियो आपको मिल जाएगा, क्या रेशियो मिल गया आपको, देख रहे हो, 14:12:11:9:4। तो रेशियो तो बनाने आता ही है, नॉर्मल सी बात है। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है 25, 20, 10, 10, 5, इसका भी रेशियो आप बना सकते हो। इसको चाहिए तो 5 से डिवाइड कर दो, सब डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस आपको दिया है, डायरेक्ट वेजेस तो पता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस आपको दिया है। फिर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट का रुपीस दिया है। फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, स्टॉक का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो बना सकते हो आप, 0 0 कैंसिल करके। वैल्यू ऑफ स्टॉक का भी रेशियो बना सकते हो। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स दिया है, तो लाइटिंग के लिए क्या बोला मैंने, व्हाट आई सेड अर्लियर, कि लाइटिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। बेटा अगर ये नहीं दिया रहता ना क्वेश्चन में,
नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स नहीं दिया रहता तो हम लोग एरिया के रेशो में लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा याद रखना। क्या? अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा, क्या मेरे बच्चों, अगर लाइट पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा, समझा, तो कौन से बेसिस पे जाएगा वो? एरिया के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? याद रखने का, कौन से बेसिस पे जाएगा? एरिया के बेसिस पे। समझा कि नहीं? क्लियर है? चलो, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है। इसमें खाली एक चीज है, डायरेक्ट वाला, ये डायरेक्ट वेजेस है। और डायरेक्ट वेजेस आपको पता है, डायरेक्ट वेजेस आपका ओवरहेड्स नहीं होता, ये नॉट ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स नहीं है, ये ओवरहेड्स नहीं होता। तो डायरेक्ट वेजेस तो ओवरहेड नहीं है तो प्रोडक्शन में जाएगा ही नहीं, वो सिर्फ जाएगा तो जाएगा किधर? सर्विस का। तो अपने को डायरेक्ट वेजेस में सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का देखना है। तो वो जब मैं सॉल्व करूंगा ये सब तो बताऊंगा। चलो, फिलहाल अभी हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं अच्छे से। तो देखो, आ जाओ। अच्छा आ जाओ बेटा, अब देखो ध्यान देना। अब चलो सब लोग बताओ, आंसर बताओ मुझे फिर। अब तो समझ गया ना कैसे क्या करना है? बताओ मेरे को, रेंट किस पे जाएगा? रेंट किस पे बाइफरकेट होगा? कौन से रेशो पे? रेंट किस पे जाएगा? एरिया पे। याद रखना, रेंट किस पे जाएगा? एरिया। अच्छा, एरिया का रेशो निकालना है तो आप रेशो आराम से निकाल सकते हो। एरिया का रेशो क्या बनेगा, बोला ना मैंने? देखो एरिया का रेशो क्या बन रहा है अपना, इधर लिख दूं मैं। एरिया का रेशो बन रहा है 14:12:11:9:4। ये एरिया का रेशो बन जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद रिपेयर्स टू प्लांट, जो प्लांट का रिपेयर किया आपने, प्लांट का रिपेयर, बराबर है, रिपेयर्स टू प्लांट। तो रिपेयर्स टू प्लांट किस पे जाएगा? शाबाश पायल, वेरी गुड। अरे भाई, प्लांट का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये सब किस पे जाएगा? डेप्रिसिएशन, रिपेयर, ये किस पे जाएगा? बताया था मैंने पीछे भी। वैल्यू ऑफ प्लांट किस पे जाएगा? देखो नीचे, रिपेयर्स टू प्लांट और डेप्रिसिएशन, ये दोनों बोथ विल बी बाइफरकेटेड ऑन वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ प्लांट देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट किधर है? ये रहा, 20, 18, 16, 10, 6000। इसका रेशो निकाल ले, रेशो बनाए। कितना जीरो कैंसिल हो रहा है कॉमनली? 30। तो ये 30, ये 30, 30, 30, 30। तो रेशो क्या बन रहा है अपना? वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशो इधर मैं करता हूँ, 20 इज टू कितना? 18 इज टू 16 इज टू 10 इज टू 6, बराबर है। और इसको चाहिए तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं करना है तो मत करो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको करना है तो आप किससे कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई? 2 से कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो अगर आपको करना है तो करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो ये रेशो बन गया, बराबर है, मालूम पड़ा। अब रेशो बन गया तो क्या करने का? कैल्सी लेने का। कैल्सी लो, कितना एक्सपेंडिचर है समझो? 17,500। 17,500 टाइप करो कैल्सी में, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? डिवाइड बाय ये सबका टोटल मार लो, ये पूरे का टोटल कितना आएगा वो टोटल ले लो, डिवाइड बाय टोटल। फिर कैल्सी में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई का साइन दबाओ, प्रेस करो। और जिसका कैल्सी थोड़ा बीमार रहेगा वो डबल बार प्रेस करना मल्टीप्लाई के साइन को, जो इनटू का साइन रहेगा। फिर हाँ, फिर 20 को प्रेस करो, इक्वल टू मारो। फिर 18 इज इक्वल टू मारो, फिर 16 इक्वल टू मारो, 10 इक्वल टू मारो, 6 इक्वल टू मारो, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ये सब कर चुके हो ना पहले भी यार, ठीक है, सब पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा सब। चलो, तो ये करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये सम सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सम है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रैक्टिकल आपको एमसीक्यू में आएगा, तो इससे करना है इसको। चलो, सुपरविजन है अब, क्या अपना सुपरविजन, क्या बेटा? सुपरविजन। नहीं तो सुनो, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट वैल्यू ऑफ प्लांट में चला जाएगा। सुपरविजन किस में जाएगा? सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स। भाई सुपरविजन के लिए पता है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स। याद रखना, सुपरविजन आपका किस में जाएगा बेटा? नंबर ऑफ वर्कर्स में, ठीक है, कितने वर्कर्स है। तो वर्कर का रेशियो देखो क्या है, 25, 20, 10, 10, 5। तो इसका रेशियो बना लो। आप चाहिए तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नो इशू, सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। फिर आगे आ जाओ,
इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक्स, इंश्योरेंस जो है स्टॉक का इंश्योरेंस वो किस पे जाएगा? यस, वैल्यू ऑफ स्टॉक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड गोपिका, वेरी गुड पायल, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का भी रेशियो बना सकते हो। 3030 कैंसिल हो रहा है कॉमनली, और स्टॉक सर्विस में नहीं होता है, सर्विस में नहीं है। तो आ जाओ, रेशियो क्या बना? 15:10:5:2, ये रेशियो बन गया। ठीक है, फिर रिक्रिएशन, रिक्रिएशन किस पे जाएगा? बताया अभी मैंने, रिक्रिएशन, यस, वेरी गुड, रिक्रिएशन नंबर ऑफ वर्कर्स, शाबाश, रिक्रिएशन नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा, वेरी नाइस। ठीक है, फिर लाइटिंग, लाइटिंग किस में जाएगा? लाइटिंग के लिए क्या बोला मैंने? सबसे पहले क्या देखने का? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, वो है क्या? है। अगर नहीं रहता तो एरिया पे जाता, एरिया। ठीक है, तो फिलहाल नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है, इसलिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। तो लाइटिंग का क्या रेशियो बन रहा है? 14:12:11:9:4, ये तो वही बन रहा है, देखो ऊपर वाला रेशियो है, सेम एरिया वाला रेशियो है, बट अलग से दिया तो अलग से करने का ना यार। ठीक है, तो 14:12:11:9:4, तो इसको 18,000 को 18,000 कैलसी में 18,000 टाइप करो, और ये 14 + 12 + 11 + 9 + 4 का टोटल मार लो, बराबर है? टोटल मार के जो आएगा तो 18,000 डिवाइड बाय जो भी टोटल है उससे डिवाइड कर दो, डबल इंटू मारो, या एक मल्टीप्लाई भी करोगे तो फिर भी चलेगा कैलसी में। फिर 14 = 12 = 11 = 9 = 4 = आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलो सब लोग अटेंडेंस डाल देना अपना, एवरीवन। तो बच्चा लोग, ये हमने देख लिया कैसे बाइफरकेट होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखा नॉर्मली, बराबर है? देख लिया ना, रेंट किस पे गया? एरिया पे। रिपेयर्स टू प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट किस पे गया? वैल्यू ऑफ प्लांट पे। ऐसे ही आपको सम देखना है, पहले टिक मार्क करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे अपने को सॉल्व करना है। सुपरविजन किस पे गया? नंबर ऑफ वर्कर्स पे। इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे। रिक्रिएशन, नंबर ऑफ वर्कर्स। लाइटिंग किस पे जाएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स पे, बराबर है? तो इसको अपने को बाइफरकेट करना है। अभी आप देखो एक आइटम चलो ले लो, इसमें रेंट है, रेंट 25,000, सब लोग कैलसी लो और बाइफरकेट करो, बताओ मेरे को आंसर। 25,000 है, रेंट किस पे जाएगा? एरिया पे। एरिया का रेशियो क्या था? 14 + 12 + 11 + 9 + 4। पहले तो इसका जरा टोटल मार के बताओ कितना आ रहा है एवरीवन? 14 + 12 + 11 + 9 + 4 कितना आ रहा है टोटल? बोलो, का टोटल मारा तो 50 आ रहा है। ओके, वेरी गुड लक्ष्मी। अब क्या करो सब लोग, अपना कैलसी लो। अब 25,000 कैलसी में 25,000 टाइप करो, 25,000 डिवाइडेड बाय 50 करो। 25,000 डिवाइड का बटन दबाओ, 50 डिवाइड का बटन दबा के 50 टाइप करो, किया? फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करो, 2 बार प्रेस करो, 2 बार प्रेस करोगे ना तो कैलसी तुम्हारा हैंग नहीं होगा। जोक था, एक बार भी प्रेस करेगा चलेगा, बट किसी किसी कैलसी में 2 बार प्रेस करना पड़ता है, 2 बार प्रेस कर दो ना, क्या होता है? ठीक है, किया? फिर अब एकदम सिंपल, प्रेस कर दिया ना, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पहला रेशो क्या है? पहला रेशो है 14, 14 प्रेस करो, 14 और इक्वल टू मारो, तो आ जाएगा आपको कितना? 7,000। फिर 12, कुछ नहीं दबाना है, डायरेक्टली 12 = 12 को प्रेस करो और इक्वल टू मारो, 6,000 आ जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद 11, 11 प्रेस करो, फिर इक्वल टू मारो, तो कितना आ जाएगा आपको? 5,500, वेरी गुड। फिर 9 प्रेस करो, 9 प्रेस करके इक्वल टू मार दो, कितना आ जाएगा? 4,500, वेरी नाइस। फिर 4 प्रेस करो और इक्वल टू मार दो, तो 2,000, दैट्स इट, फिनिश। ऐसे ही करना है बाइफरकेशन, कुछ है नहीं, बट थियरी याद रखो, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रैक्टिकल है उससे छोटे छोटे बाइफरकेशन भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, मालूम पड़ा? ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो याद रखो सब लोग, अच्छे से प्रैक्टिस करो।